So hi everyone, a very warm welcome on this channel. This is Ayushi Pandey, your chemistry educator, जिसका of course आपको बहुत टाइम से इंतजार था. अब फाइनली आपकी वो विश भी पूरी हो गई है. So here I am only and only for all of you on this YouTube channel, जहां पर हम प्रिपरेशन करेंगे CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर केमिस्ट्री. आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आई हूं. आई एम हियर विथ स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री. यार देखो, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना एक डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है. तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी या मैं स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देती हूँ, वो सारी बातें अपन आज करने वाले हैं. तो बने रहेंगे सेशन के एंड तक. और चलिए शुरू करते हैं. देखो यार, ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, बड़ा सही टाइम है मेरे आने का या हमारे मिलने का. बड़ा ही सही टाइम है, क्योंकि द रीजन इज कि जब स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर होता है उस टाइम पर हमें समझ नहीं आता कि हम किस डायरेक्शन में प्रोसीड करें या किन यूनिट्स को बहुत अच्छे से टाइम देना है, किन यूनिट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है. वी डोंट नो, हम बस स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन. लेकिन अब क्या हो चुका है, सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है. सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है. अब हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है. तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यार उसकी एनालिसिस से अच्छा तरीका कुछ है ही नहीं. सैंपल पेपर एनालिसिस से हमें पता चलता है कि सब टॉपिक्स का क्या वेटेज रहेगा या टॉपिक्स का क्या वेटेज रहेगा. तो आज हम देखते हैं. एज वी ऑल नो कि केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. वेरी यूजुअल, ये बातें तो हमें पता है. तो एज पर सैंपल पेपर एनालिसिस मैंने ये देखा बेटा कि फिजिकल और ऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो लगभग बराबर है. लेकिन वही बात इनऑर्गेनिक की आ जाती है तो इनऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है. इसका रीजन क्या है? अब अगर आपको अपने सिलेबस या अपने चैप्टर्स के बारे में पता होगा तो ये चीज आप खुद से आंसर कर पाओगे. द रीजन इज ओनली एंड ओनली दिस कि इनऑर्गेनिक में हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं. तो उसके हिसाब से, उस नंबर के हिसाब से ये वेटेज काफी है. ऑर्गेनिक का जो हमारा वेटेज दिख रहा है बेटा, ये केवल और केवल उन 5 चैप्टर्स को मिलाकर है. यहां पर फिजिकल का जो वेटेज हमें दिख रहा है, दिस इज फॉर द 3 चैप्टर्स. लेकिन ये जो वेटेज है ये इनऑर्गेनिक के केवल और केवल 2 चैप्टर्स का है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर हम ये ना सोचें कि इनऑर्गेनिक का कम वेटेज है तो स्किप कर सकते हैं. नहीं, अगर वो बेटा क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो क्वालिटी बढ़ा रहे हैं. और ये ही चीज आपके पूरे ओवरऑल सिलेबस पर भी अप्लाई करती है. इनिशियली जब आपका रैशनलाइज्ड सिलेबस नहीं आया था, उस केस में हमारे टोटल 16 चैप्टर्स होते थे केमिस्ट्री में. तो होता क्या था, उस टाइम पर चैप्टर्स हमारे पास काफी सारे थे और उनका अकॉर्डिंगली डिवीजन होता था. लेकिन अब हमारे पास चैप्टर्स केवल कितने बचे हैं? 10 बचे हैं. तो यार हमेशा याद रखना, जहां पर भी क्वांटिटी कम होती है ना, क्वालिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है. क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाती है. तो यहां पर हम इस चीज को कैसे समझें कि जैसे आपके चैप्टर्स कम हुए हैं तो इसमें बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है. आपकी मेहनत उतनी ही लगने वाली है, क्योंकि यार अब टॉपिक्स या जो भी चैप्टर्स हैं उनके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने वाले हैं. तो इस बात को ध्यान में रखकर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है बेटा ज्ञान ऑफ द डे. अरे वाह, आज ही मैं मिली हूं और आज ही मैं तुम्हें ज्ञान दे रही हूं. लेकिन यार ये ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा एंड तक साथ देगा. तो पहली चीज है स्टडी द राइट कंटेंट. देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आपने एग्जाम को देख लिया कि किस पैटर्न में हमसे चीजें पूछी जा रही हैं तो आपके लिए एग्जाम बड़ा आसान हो जाएगा.
ये वही बात होती है कि एनालाइज हमने जितना कर लिया उतना इजी हो जाता है। तो दैट इज व्हाट इज सेड कि वी हैव टू स्टडी द राइट कंटेंट। पेपर क्लियर करने के लिए हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट वी हैव टू स्टडी ओनली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड हाउ इट इज बीइंग आस्क्ड। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। फर्दर प्रिपेयर इन राइट डायरेक्शन। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ना है केमिस्ट्री तो सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ लिया, कुछ भी टॉपिक उठाकर पढ़ लिया, नहीं। वी हैव टू प्रिपेयर इन राइट डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन मैं आपको टाइम पर बिल्कुल देती रहूंगी। आई विल डायरेक्ट यू एट एवरी सिंगल पॉइंट। राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है, अच्छा समझते हैं थोड़ा सा। राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करने का मतलब होता है कि जो एग्जाम में पूछा गया है हम उसको कितना समझ पा रहे हैं, और फिर अपनी प्रिपरेशन क्या हम उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहे हैं जो हमसे पूछा गया है। तो देखा जाए तो ये पॉइंट्स रिलेटेड हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट हैं अपने ही तरीके से। आई होप आपको इतना क्लियर है, ज्ञान ऑफ द डे समझ आ गया है। नाउ कम्स हाउ टू प्रोसीड। अब हम आगे बढ़ें कैसे। तो देखो यार, सैंपल पेपर आ गया है, हमने एनालाइज कर लिया है क्या वेटेज है किस किस का। अब बात सिर्फ इतनी रह गई है कि हम बेटा कहां पर हैं, एक ऐसे टाइम पर हैं जहां पर हमने 75% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस पॉइंट पर हमें पता है कि हमारे कुछ चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग हो गए होंगे और कुछ चैप्टर्स मॉडरेट होंगे या फिर वीक होंगे। अब देखो मैं आपको बात बताती हूँ, मेरे लिए ना मॉडरेट जैसा कुछ भी नहीं है, या तो स्ट्रांग या तो वीक। मतलब अगर कोई चैप्टर आपका मॉडरेट है ना, वो अप टू द मार्क है नहीं एक्चुअली, तो हम उसको वीक में ही कैटेगराइज करेंगे। आ जाओ देखते हैं। अब जो चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है उनके साथ आपको करना क्या है। स्ट्रांग है मतलब आपके कंसेप्ट से एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो अब आपको करना है उनका केवल और केवल रिविजन। तो उस केस में आप क्या करोगे, वन शॉट वीडियोस देखोगे, रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा कंटेंट, एंड देन यू विल डायरेक्टली स्विच टू द क्वेश्चंस। डायरेक्टली आप चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, पीवाईक्यूज करें, इट इज डन। लेकिन वहीं जब वीक चैप्टर्स की बात आती है, तो वीक चैप्टर्स के केस में हमारा जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है वो थोड़ा सा वीक रहता है, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं रहते। तो उस केस में पहले तो हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। उसके लिए बेटा आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो सारे देखने पड़ेंगे। वन बाय वन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के यू विल हैव टू वॉच द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस। वंस आपका वो काम हो गया, देन यू विल कम टू द क्वेश्चंस। और अगर कोई चैप्टर वीक है तो क्या आप कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस उठाकर कर लोगे, नहीं। आप क्या करोगे, लेवल बाय लेवल मूव करोगे। तो दैट इज व्हाट इज सेड हियर कि इन टेक्स्ट से एनसीईआरटी जाएंगे आप, एनसीईआरटी से एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जाएंगे, एंड देन फाइनली आप पीवाईक्यूज अप्रोच कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, इन टेक्स्ट से मैंने स्टार्ट आपको इसीलिए लेने को बोला है क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद में आते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में। मतलब उस कॉन्सेप्ट में जो भी फॉर्मूलाज यूज हुए हैं या जो भी मेथड यूज हुआ है वो पूरा का पूरा आपका इन टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन टेक्स्ट आप लगाओगे तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आएगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से या इस सब टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपका काम डन है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, हर एक पोर्शन के साथ कैसे डील करना है। तो बड़ा ही आसान है। फिजिकल में आपको बनानी है फॉर्मूला शीट। देखो ले देकर केवल 3 चैप्टर्स हैं, उन तीनों चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आप सब क्लब करके अपनी एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए चैप्टर वाइज। फॉर्मूला शीट बनाने से होता क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री ना एक थोड़ा सा मैथमेटिकल टच वाला सेक्शन है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं मेनली, और अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। तो अगर आपके पास फॉर्मूला शीट होगी, आप उन फॉर्मूलेस को बार बार रिवाइज कर पाओगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर कहानी तो वहीं खत्म हो जाती है। हाँ वो बात अलग है कि बाद में कैलकुलेशन एरर हो गया, वो वाला पार्ट आपका प्रैक्टिस से सॉर्ट आउट होगा। तो आई होप दिस मच इज क्लियर कि हमें सबसे पहली चीज करनी है फॉर्मूला शीट बनाना। उसके बाद लाइक आई टोल्ड यू कि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा मैथमेटिकल टच रखता है अपने साथ, तो उस केस में आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। फर्स्ट इज यूनिट कन्वर्जन, सेकेंड लॉग एंड एंटी लॉग। तो ये चीज जब हम चैप्टर्स डील करेंगे तब मैं आपको देन एंड देयर बहुत अच्छे से बता दूंगी। एंड इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑफ हाउ टू डू यूनिट कन्वर्जन एंड हाउ टू सॉल्व लॉग एंड एंटी लॉग, यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर। चलिए
इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक के केस में हमें एनसीईआरटी से हिलना ही नहीं है बेटा। इनऑर्गेनिक इज सेकंड बायोलॉजी फॉर अस। इनऑर्गेनिक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस तरह से पूछे जाते हैं कि एनसीईआरटी की लाइंस में से वो आपको चेक कर लेंगे। एंड देयरफॉर एनसीईआरटी हमें बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करनी है इनऑर्गेनिक के लिए। उसके अलावा ट्रेंड्स ले देगा, 2 चैप्टर है बेटा इनऑर्गेनिक के, उसमें हमें ट्रेंड्स बहुत अच्छे से देखने हैं और ट्रेंड्स में भी जहां पर एक्सेप्शन है समझ लो वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये चीज, ये 2 पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं फॉर इनऑर्गेनिक। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक बेटा एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपके 11th से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो पहले तो हमें आईयूपैक और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। उसके कंसेप्ट्स क्लियर जब होंगे तब जाकर के आप प्रोसीड कर पाएंगे बाकी चीजों पर। इसके अलावा रिएजेंट फंक्शन, कौन सा रिएजेंट क्या फंक्शन करता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमें पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो जब तक हमें उसका फंक्शन नहीं पता होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रिएजेंट फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। KMnO4 क्या करता है, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस तरह से। देन वी हैव नेम रिएक्शंस। बेटा नेम रिएक्शन तो एक भी मत छोड़ना, एनसीईआरटी में जितने भी नेम रिएक्शंस गिवन है क्लास 12 की बुक में आपको सारे 1 to 1 बहुत अच्छे से करने हैं, बिकॉज वहां से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर बात है। एंड फाइनल थिंग इज कन्वर्जन। सो दिस इज ऑल। हम हर सेक्शन के साथ कैसे डील करेंगे। अच्छा, एक चीज बड़ी कॉमन है सभी में कि आफ्टर ये सब चीजें तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ हर चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो आपको देखना है। एंड देन यू विल मूव टू इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, देन एग्जाम्पलर क्वेश्चन एंड फाइनली 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये चीजें आपको तीनों के लिए ही फॉलो करनी है। सबसे पहले आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखेंगे या अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे एंड देन यू विल मूव टू क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नाउ। ओके, अब फटाफट से हम देख लेते हैं जो हमारा डिटेल्ड सिलेबस है केमिस्ट्री का, एक झलक देख लेते हैं। ओके, सो एज यू नो जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल के चैप्टर्स हैं। डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन हमारे इनऑर्गेनिक के, रेस्ट हेलो एल्केन्स, हैलोरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। सभी का वेटेज आपको दिख रहा होगा मार्क वाइज, ये बिल्कुल भी सीबीएसई इससे डेविएट नहीं होता है। सो यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नाउ सी, आगे फटाफट से हम डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं। दिस इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन से बेटा मेनली क्वेश्चंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आता है, सभी को पता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका नर्स्ट इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, देन वी हैव डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये सारा कुछ सेक्शन हमारा किसमें कवर होता है बेटा, डिटेल्ड सिलेबस में, आपको पता है, इसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी। ओके, नाउ फाइनल एंड फॉरमोस्ट थिंग इज हॉट टिप्स। अब देखो, हमने जान लिया कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। अब बात करते हैं सॉल्व 1 सैंपल या प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस एवरी 15 डेज। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, देखो यार केमिस्ट्री का सिलेबस जो आपका है 10 चैप्टर्स वाला, ये मैक्स टू मैक्स 3 महीने में बुरी से बुरी हालत में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका काम आता है केवल और केवल प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस में आप क्या करोगे, जो रेगुलर चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको अब प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर चलना है, बिकॉज उसकी एनालिसिस से आपको समझ आएगा कि वेयर डू यू स्टैंड या आपकी प्रिपरेशन कितनी है। यस और नो? तो हर 15 दिन में आप या तो सैंपल पेपर लगा लो या प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। मैं तो बोलती हूं कि 30 डेज में आप एक सैंपल पेपर लगा ले 15 डेज के इंटरवल पे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ उसकी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस सॉल्व कर लिया एंड हमारा काम खत्म, नहीं, उसको देखो कि कहां आपने गलती करी, खुद को स्कोर दो, खुद के टीचर बनो, मार्क योरसेल्फ, सी कि आपने कहां गलती करी है। आपको खुद समझ आएगा कि आपने ये चीज नहीं लिखी, तो इसीलिए दिस इज नॉट अप टू दी मार्क।
ठीक है, इस तरह से आपको एनालिसिस करनी है। जहां पर गलत कर रहे हो वो चीजें दोबारा देखो, रीविजिट क्वेश्चंस यू डिड रॉन्ग, वापस से देखो उसको। अगर देखकर अपनी मिस्टेक्स नहीं हम सॉल्व करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है पेपर्स लगाने का। दिस इज अप्लाइड फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, मतलब ये सारे ही सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। फाइनल बेटा, थरोली स्टडी फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स। जब आप इतने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा चुके होगे ना और एनालिसिस कर चुके होगे, उसके बाद आप खुद अपने आप में इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे कि आपको दिखेंगी चीजें कि हाँ यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से इतना इतना इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू विल बी अ मास्टर इन द सब्जेक्ट। आपने इतना काम कर लिया, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड ही नहीं है एंड डेफिनेटली यू स्कोर 100 on 100। फाइनल बेटा, मेक योर ओन नोट्स। देखो ये बात बड़ी आम सी लगती है लेकिन ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन आप अपने नोट्स खुद से बनाने की हैबिट में रहिए। जितना ज्यादा आप पेन चलाओगे उतना ज्यादा चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर होंगी, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं आपको एक वीडियो दे पाऊं हाउ टू मेक योर नोट्स इफेक्टिवली। एक होता है बेटा नोट्स बनाना, एक होता है इफेक्टिव नोट्स बनाना। सो ऑफ कोर्स इफ यू वांट दैट वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपको डेफिनेटली वो वीडियो बनाकर दूंगी, ठीक है। क्लियर बात है इतनी? तो ये सारे पॉइंट्स हैं कुछ जो हमें ध्यान में रखने हैं। जितनी भी बातें सारी आज डिस्कस करी इनको फॉलो करेंगे आप तो कहीं नहीं जा रहे बेटा आपके 100 on 100। मेक दिस श्योर। दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स वाले सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज।